नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सही से होंगे, अच्छे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मैथ का पोर्शन कवर करेंगे। मैथ के पोर्शन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो हम लोग मैथ के पोर्शन में कवर करेंगे आपका यूपी टेट का सिलेबस, सी टेट का सिलेबस और सुपर टेट का सिलेबस। ठीक है, मेन फोकस इन पे करना है और इसके अलावा भी और जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनको भी कवर करते हुए धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन मेन फोकस किस पे रहेगा? यूपी टेट पे रहेगा, सी टेट पे रहेगा और सुपर टेट पे रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे जान लगा दो या जाने दो, वो वाली कंडीशन रहेगी। मतलब जो भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। आज हम पहला टॉपिक लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में कितने टॉपिक होते हैं, क्या होता है, कैसे, सब एक एक बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। लेकिन हम शुरुआत से बिल्कुल जीरो से चलेंगे और आपको मजा भी आएगा। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझ में आएगा और जिसको आता है उसके लिए कुछ नया मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। जैसा कि मैं जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो मेरी एक आदत सी है। मेरी आदत यह है कि मैं उस चैप्टर के बारे में पूरा विश्लेषण करता हूं। क्या हमें एक चीज पता होती है कि जैसा जिसका नाम होता है उसी अनुरूप उसके लक्षण पाए जाते हैं। जैसे एक संस्कृत में श्लोक बोला गया, यथा नामा तथा गुणा। उसी तरीके से मतलब जिसका जो नाम उसी अनुरूप उसके अंदर लक्षण। तो जैसा इसका नाम चैप्टर का क्या है? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इस चैप्टर का नाम है। तो निश्चित तौर पे यहां पे किसकी चर्चा की जाएगी? संख्याओं की चर्चा की जाएगी, संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, संख्याओं के बारे में हम लोग इसमें क्या जानकारी लेंगे? वैसे तो संख्याएं हमारे पास कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम यहां पे वही जिक्र करेंगे जो मेन रूप से संख्याएं हैं और जिनके बारे में बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, जो परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। अदरवाइज ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं संख्या पद्धति। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संख्याओं के बारे में जानकारी। कौन सा? संख्याओं के बारे में जानकारी। संख्याओं के बारे में जानकारी मतलब कुछ हमारे पास निम्न संख्याएं जो होती हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहली संख्या कौन सी उद्भव हुआ? सबसे पहली संख्या जो थी वो थी भैया प्राकृतिक संख्या। क्या थी? प्राकृतिक संख्या थी आपकी भैया, थी प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोला जाता है। ऐसी संख्याएं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो हमारी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वो हमारी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी एक से लेकर के 1, 2, 3, एक से लेकर के इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सब किसके अंतर्गत आती हैं? वो सारी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर की श्रेणी में आती हैं। क्लियर? इतनी बात आपको ध्यान रखनी होगी। क्या ध्यान रखेंगे कि भैया प्राकृतिक संख्या क्या, नेचुरल नंबर क्या। अब हम ये क्यों बता रहे हैं? इसका बताने का ये उद्देश्य होता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे मिलाया जाता है कि भैया इनको देख लो, ये आपके मौसा जी हैं, ये आपके फूफा जी हैं, ये आपके चाचा जी हैं। ठीक है, तब दूसरी बार जब बच्चा मिलता है उनसे तब जान पाता है कि हाँ ये चाचा जी हैं, ये मौसा जी हैं, मामा जी हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब चैप्टर में हम आपको हर बिंदुओं से अवगत कराएंगे कि भैया ये हैं, ये हैं, तभी अगर ये कहीं आपको मिल जाएंगे तभी आप क्वेश्चन में इनको पहचान पाएंगे। तो सबसे पहली संख्या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाएं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएं, वो हमारी संख्याएं कैसी होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक होती है। आपको इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, और जब प्राकृतिक संख्याओं का उदय हुआ उसी समय में एक दो संख्याएं और उदय हो गई, मतलब उनका प्रादुर्भाव हो गया। लेकिन ये आपको ज्यादा लोग नहीं बता पाएंगे, ज्यादा लोग इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन हम सब चीजें आपको लेके चलेंगे। तो इसमें से आए
इसमें से दो संख्याएं आई। एक आई अनुवर्ती संख्या, एक आपकी इसमें आई अनुवर्ती संख्या, और एक इसमें आपकी आई दूसरी पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या आई। एक आपकी संख्या आई अनुवर्ती संख्या, एक आपकी आई पूर्ववर्ती संख्या। अनु मतलब अब हमने आपको कितनी बार बताया भैया कि जिसका जो नाम उसी अनुरूप उसके लक्षण। तो अनु मतलब आगे वाली, वर्ती मतलब आने वाली, आगे वाली, यानी हम ये कहते हैं जस्ट आगे वाली। कौन सी? जस्ट आगे वाली जो होगी संख्या वो क्या कहलाएगी? अनुवर्ती। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर अनुवर्ती पूछा जाए तो हम क्या कर देंगे? संख्या में +1 कर देंगे तो हमारी अनुवर्ती संख्या आ जाएगी। बोले ठीक, इतनी बात समझ आई। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्व मतलब पीछे, वर्ती मतलब आ चुकी संख्या, पहले जो आ चुकी है संख्या, पहले, या हम यहां भी लगा देंगे जस्ट पहले वाली। जस्ट पहले वाली कैसे आपको मिलेगी? कोई भी संख्या दी जाए उसमें अगर हम -1 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? जस्ट पहले वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? आइए बढ़ते हैं। इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया 22 का अनुवर्ती, 22 का अनुवर्ती संख्या, ठीक है, और इसकी 22 की पूर्ववर्ती संख्या आप हमको बताएं। 22 की पूर्ववर्ती संख्या बताएं। तो अनुवर्ती जैसे हमको पता चला, तो अनुवर्ती का मतलब है +1, तो 22 में 1 जोड़ देंगे, 22 + 1 तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। पूर्ववर्ती पूछा गया तो 22 - 1 तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ऐसे आप लोग कर पाएंगे, ठीक है, इतनी बात तो आप कर पाएंगे। अब आगे बात आती है, इसमें से क्वेश्चन एक बन जाता है। ये हमारा बताने का औचित्य बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये तो आप कर ही पाएंगे भैया, अनु का मतलब आगे वाली और पूर्व का मतलब पीछे वाली, काम खत्म। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है? इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि भैया ये बताओ, एक की पूर्ववर्ती संख्या, एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, ये आपको आंसर देना है। तो भैया एक की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है? अब आप जब एक की पूर्ववर्ती संख्या पे विचार करते हैं तो आप विचार क्या करते हैं कि भैया पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली, तो पहले वाली निकालने के लिए हम -1 करेंगे। हमने कहा बिल्कुल, तो 1 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। लेकिन आपका ये 0 आंसर बिल्कुल गलत माना जाएगा। बोले क्यों? ऐसा क्यों? इस वजह से कि भैया जब हमारे पास कौन सी संख्याएं आई? प्राकृतिक संख्याएं आई। जब प्राकृतिक संख्याएं आई, प्राकृतिक संख्या के ही बाद अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या आई थी, ठीक है। तो अब अगर एक की पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए तो उस समय तो एक की पूर्ववर्ती संख्या कोई थी ही नहीं, तो यहां 0 आंसर बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे हम लिखेंगे एक की पूर्ववर्ती संख्या कोई भी नहीं होती है। एक की पूर्ववर्ती संख्या कोई भी नहीं होती है, कोई भी नहीं होती है, ठीक है। और अगर एक की अनुवर्ती पूछ देगा, अनुवर्ती अगर पूछ देगा एक की, तो आप 1 + 1 करके 2 बता देंगे, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक की अगर कभी पूर्ववर्ती संख्या पूछ दी जाए तो एक की पूर्ववर्ती संख्या कुछ भी नहीं होती है। इतनी बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी होगी, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाएं तो इसको भैया डबल स्टार में परिणित कर लें, क्योंकि भैया ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी टेट का पूछा गया क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने आपको ये विशेष तौर पे बता दिया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। आइए बढ़ते हैं, ठीक है। इतना अगर क्लियर हो गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि एक संख्या जो हमने पढ़ ली, कौन सी? प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जो संख्याएं आई उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब आगे आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरी नंबर की जो संख्या होती है वो होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्या का मतलब है होल नंबर। क्या मतलब है? होल नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब है होल नंबर। यानी हम लोग क्या बात करेंगे कि भैया ऐसी संख्याएं, कैसी संख्याएं? ऐसी संख्याएं जब हम प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में जीरो को शामिल कर देते हैं वो हमारी सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर हो जाती हैं। कौन सी? जब हम प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो हमारी वो संख्याएं कौन सी हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर हो जाती हैं। ठीक है, तो जीरो से लेकर के इंफिनाइट तक क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा होता है पूर्णांक। क्या होता है? आगे हमारा होता है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक भैया, पूर्णांक को बहुत ध्यान से समझेंगे। जब हम पूर्ण संख्याओं की श्रेणी में, जब हम पूर्ण संख्याओं की श्रेणी में ऋण चिन्ह वाली यानी निगेटिव चार्ज वाली संख्याएं ले लेते हैं तो वो हमारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? वो हमारी संख्याएं पूर्णांक हो जाती हैं, इंटीजर हो जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं ये माइनस इंफिनाइट ऐसे करके -1, 0, 1, 2 डैश इंफिनाइट तक। यानी हम कह देंगे माइनस इंफिनाइट से लेकर के प्लस इंफिनाइट तक जो हमारे पास संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक हमारे पास दो प्रकार के, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव चिन्ह के साथ धन चिन्ह के साथ आने वाले धनात्मक पूर्णांक और ऋण चिन्ह के साथ आने वाले ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये तो बात हमको समझ में आई, लेकिन आप एक बात अगर आपके माइंड पे खटक रही हो, क्या? कि भैया जीरो क्या है? ठीक है, आपने दो पार्ट में इसको विभाजित भी कर दिया पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन आपने जीरो तो बताया नहीं कि जीरो क्या है। तो भैया इतनी सी बात ध्यान रखेंगे, जीरो केवल क्या है? जीरो पूर्णांक है। ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आप 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाएं, और हमारे पास जो पूर्ण संख्याएं हैं होल नंबर, वो क्या होती हैं? जब हम प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी में जीरो को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्याएं, जब हम पूर्ण संख्याओं की श्रेणी में ऋण चिन्ह वाली संख्याएं ले लेते हैं तो वो हमारी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। क्लियर? ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, मैं ये आशा करता हूं। और प्राकृतिक संख्याओं के जस्ट बाद हमने दो संख्याएं और बताई थी, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या का मतलब जस्ट आगे वाली, पूर्ववर्ती का मतलब जस्ट पीछे वाली। और वो मैंने क्यों बताया था? क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, तो एक की पूर्ववर्ती संख्या लोग जीरो पे टिक कराए, लेकिन वो गलत माना गया, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जब थी तभी ही अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या का उदय हुआ। इस वजह से हमारा आंसर एक की पूर्ववर्ती संख्या कोई भी नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये आप समझ गए भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब हम आगे बढ़ेंगे, चौथी संख्या पे बात करेंगे। चौथी हमारे पास संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। चौथी जो हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण संख्या है वो क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्याएं होती हैं। जो परिमेय संख्याएं को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोला जाता है। परिमेय संख्याएं हमारी रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख पाते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख पाते हैं, और Q कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। Q इज नॉट इक्वल जीरो, तो वो हमारी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं?
परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, 5/6 हो गया। इस टाइप की जो संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, रेशनल नंबर कहलाएंगी। अब एक बात आपके माइंड में खटक सकती है, कौन सी बात? हमको आपका माइंड पढ़ना आता है, आपके माइंड में जितनी जितनी बातें होंगी वो मैं बताने की कोशिश अवश्य करूंगा। अब कभी कभी ये पेपर में तो कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपके माइंड पे खटक सकता है क्या कि जीरो क्या है? जीरो क्या है? आप बोलेंगे सर क्या जीरो परिमेय संख्या है? तो आपके माइंड में आएगा भैया जीरो क्या है। तो कोई पूछ दे जीरो क्या है तो आप बेखटके बता दो कि जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। बोले क्यों है? क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं ना। 0/1 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। तो भैया हमारी कंडीशन क्या कहती है कि P/Q के रूप में लिख पाए, तो P/Q के रूप में लिख पाए। और Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले की गारंटी नहीं है, ऊपर वाला जीरो हो जाए वो चलेगा, लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला हमको जीरो नहीं दिख रहा है, और जब जीरो नहीं दिख रहा है तो इसको क्या मान लेंगे? ये भैया परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जीरो हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। जीरो भी है। अगर आपसे कह दिया है 5 तो बोलेंगे परिमेय संख्या है। बोले क्यों? 5/1 लिख सकते हैं। बोले 7 एक परिमेय संख्या है। बोले क्यों? 7/1 लिख सकते हैं। इस वजह से ये परिमेय संख्या के अंतर्गत काउंट हो जाएंगी। ये आपको बात ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, अपरिमेय संख्या। भाई हो सकता है कि मुझे टाइम लगे ज्यादा, लेकिन आपको चीजें क्लियर होंगी और अच्छे से आप समझ पा रहे हो। ठीक है, टाइम ज्यादा लग सकता है, उसकी चिंता नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। अगर आज में ये समाप्त नहीं होगा तो अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अब हमारा 5वां नंबर, 5वां हमारा होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ये भैया आपको लिखा दिया जाता है और इसको डिटेल में नहीं समझाया जाता, जिससे आपके अंदर कई प्रकार के डाउट बने रहते हैं। आज इसको गहनता से अध्ययन कर लेते हैं। क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इतनी तो बात समझ रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या लिखा दिया जाता है? रूट के अंदर बंद ऐसी संख्याएं जिनको रूट के बाहर निकाल पाना संभव नहीं होता है, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत काउंट कर ली जाती है। आप बोले सर ये तो बात ठीक। अब हम एक इस पे चर्चा करना चाहते हैं कि √2, हम √2 उठा लें। आप अगर इससे सहमत हैं तो एक चीज बताना, आपके माइंड में कभी डाउट आया है कि नहीं आया? √2 बराबर क्या होता है? 1.414। ये हमने बचपन में पढ़ा है कि √2 की वैल्यू 1.414 मानी जाती है। और जब 1.414 मानी जाती है तो हम लोग क्या करेंगे? हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, बटा 1 तो होता है सब जगह, दशमलव हटाया, 3 जीरो और बढ़ गए, तो भैया ये क्या हो गया? 14/1000। इसको हम P/Q के रूप में लिख पाए कि नहीं लिख पाए? बोले लिख पाए, तो इसको तो परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यह परिमेय संख्या क्यों काउंट की गई? भाई सब लोग बस केवल पढ़ा देते हैं, रटवा देते हैं, लेकिन समझाना नहीं पता, तो समझाते हैं हम। देखो भाई, ये √2 की वैल्यू आपको रटवाई जाती है 1.414, लेकिन है क्या? आगे बढ़ता रहता है 3 6 5 4 2 7 6 और डैश 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 आगे बढ़ता भी रहता है, रिपीट नहीं होता। आगे बढ़ता भी रहता है और रिपीट नहीं होता। इस वजह से इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते, और इस वजह से इसको क्या माना जाता है? अपरिमेय संख्या माना जाता है। लेकिन आज तक किसी ने यह बात नहीं बताई और आपने किसी से पूछा भी नहीं। पूछा है क्या?
अगर पूछा हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। ठीक है, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इस वजह से इसको P/Q के रूप में नहीं लिख पाते। ये तो हमको थोड़ी वैल्यू याद करा दी जाती है कि हमारा काम चल जाए, कैलकुलेशन साल हो जाए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इतनी तो बात क्लियर हो गई कि भाई रोड के अंदर जो बंद संख्याएं हैं जिनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, उनको भाई हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत क्यों लेते हैं, वो मैंने आपको बात बताई। अब आगे बात करते हैं, इसमें से एक बात और बोली गई। क्या? इसमें से एक बात और बोली गई कि भैया पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या मानी जाती है। लोग इसको क्या बताते हैं? लोग इसको बताते हैं कि भैया इसको याद कर लो कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या का अपवाद है, लेकिन अपवाद नहीं है। देखो कैसे। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। ठीक है, 22/7 होने के कारण लोगों के माइंड में आ जाता है परिमेय संख्या है, तो रटवा दिया गया कि भैया इसको अपवाद के स्वरूप याद रखो, अपरिमेय संख्या है। लेकिन नहीं, अपवाद नहीं। 22/7 इसका क्या मान है? लगभग में। क्या मान है? लगभग में मान है। वैसे इसका मान 3.1456327 और डैश 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 आगे तक बढ़ता रहता है, रिपीट नहीं होता। और जब रिपीट नहीं होता तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते, और जब P/Q के रूप में नहीं लिख पाते तो इसको हम कहां भेज देते हैं? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत भेज दिया जाता है। लेकिन यह सच्चाई आपको बताई नहीं जाती, तो ये सच्चाई को जरूर जानेंगे। ठीक है, अब एक बात, क्वेश्चन कभी आ जाए, ध्यान देना, क्वेश्चन अगर कभी आ जाए पाई क्या है, ठीक है, पाई क्या है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए पाई क्या है, तो आप क्या हमेशा आंसर करेंगे? पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कभी कभी डाउट में एक क्वेश्चन आपके पास दाग देगा पेपर में। कैसे? आपसे बोलेगा भैया ये बता दो 22/7 क्या है। ठीक है, आप ऑप्शन देखेंगे और चकरा जाएंगे कि पाई तो भैया 22/7 मान होता है, तो इसको भी हम अपरिमेय संख्या ले लें। ना बाबा ना, इसको अपरिमेय संख्या हम बिल्कुल नहीं लेंगे। इसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। तो बोले कैसे याद रखें? आप एक बात ध्यान रखना, अगर पाई को 22/7 के साथ रिलेट करके लिखे तो अपरिमेय संख्या, अगर 22/7 सिंगल पूछा जाए तो परिमेय संख्या। क्या ध्यान रखेंगे? अगर 22/7 को पाई के साथ रिलेट करता है तो अपरिमेय संख्या, अगर रिलेट नहीं करता तो परिमेय संख्या होगी। यह बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये भैया हो गया आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी और नई चीजें आपको पता चली होंगी। ठीक है, तो हम भैया अपरिमेय संख्या सीख गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और संख्या देखते हैं। आगे एक संख्या हमारे पास आती है, हमारे पास एक संख्या छठवीं आती है, अभाज्य संख्या। क्या आती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के बारे में लोग पूरा डिटेल एक साथ बता देते हैं, लेकिन हम रुक रुक के बताएंगे कि भैया ऐसे बताएंगे कि इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे केवल प्राइम नंबर की, और फिर उसके बाद आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे, और जो गुणनखंड वाली बात आती है वो और डिस्कस करेंगे अच्छे से। सब टॉपिक अलग अलग बांट के चलेंगे, मजा आएगी। परिमेय संख्या पहले समझते हैं होती क्या है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या, हम कोई संख्या ले लेते हैं, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होती है। ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें से आपके छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आप विशेष तौर पे नोट कर लेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में ये फुदकते रहते हैं। छोटे क्वेश्चनों पे हम दिमाग लगाते नहीं हैं तो वो गलत हो जाते हैं। आज से उनको गलत बिल्कुल नहीं करना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन। दूसरा ध्यान रखना है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन, विषम अभाज्य संख्या कौन, अभाज्य संख्या कौन। तीसरा क्वेश्चन याद रखना है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ये एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक और याद रखना है, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। और कैसे इनको ध्यान रखेंगे, ध्यान से समझो। सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होती है, 3 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 होती है। 2 के बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे कि 2 आपकी ऐसी संख्या है, 2 आपकी ऐसी इकलौती संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं कोई सम नहीं है। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है, 101 है। क्या है, 101 है। ये आप क्वेश्चन विशेष तौर पे नोट कर लेंगे, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी रहने वाले हैं। दोबारा से समझ लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है, 101 होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है क्वेश्चन इसके ऐसे भी आ सकते हैं कि सर ये बताइए 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 65 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला एक मोबाइल नंबर है, उसको याद रखेंगे, 44 22 32 23 21। क्या याद रखेंगे, 44 22 32 23 21। क्या याद रखेंगे, 44 22 32 23 21। याद रखने का तरीका क्या है, 44 याद रखो, फिर उसका आधा 22, फिर 32, फिर उल्टा कर दो 23, फिर उससे 2 कम 21। बोले सर इस मोबाइल नंबर का मतलब क्या है। जब हम 1 से 10 तक की संख्याएं लिख रहे होंगे तो 4 अभाज्य संख्याएं, 11 से 20 तक लिख रहे होंगे तो 4 अभाज्य संख्याएं, 21 से 30 तक लिख रहे होंगे तो 2 अभाज्य संख्याएं, 31 से 40 तक लिख रहे होंगे तो 2 अभाज्य संख्याएं, 41 से 50 तक लिख रहे होंगे तो 3 अभाज्य संख्याएं, 51 से 60 तक लिख रहे होंगे तो 2 अभाज्य संख्याएं, 61 से 70 तक लिख रहे होंगे तो 2 अभाज्य संख्याएं, 71 से 80 तक लिख रहे होंगे तो 3 अभाज्य संख्याएं, 81 से 90 तक लिख रहे होंगे तो 2 अभाज्य संख्याएं, 91 से 100 तक लिख रहे होंगे तो 1 अभाज्य संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं। तो इस क्वेश्चन से हम ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे इस मोबाइल नंबर से। क्या, अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, आप पूरी काउंट कर लो, 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 17 17 2 19 19 3 21 19 3 22 23 24 1 25। तो कितनी हो गई, 25 हो गई। अब बात कर दे कभी कि भैया ये बता दो हमें 1 से 70 तक, तो आप क्या करेंगे, 70 तक ब्रेक कर दो, 70 तक ब्रेक कर दो, 2 2 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 4 15 15 4 19। तो 1 से 70 तक पूछे तो 19 ऐसे निकाल लेंगे। आप बोले सर अगर ऐसा ना पूछे तो
तो कैसे करेंगे? तो भैया अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे 1 से 55 तक, क्या पूछ दे 1 से 55 तक, तो पहले आप 50 तक ब्रेक कर दो। 50 तक ब्रेक किया तो 4 4 8, 2 10, 2 12, 12 3 15, 15 तो ये होंगी। अब बोले 55 की बारी, 55 से गिन लो। अब 51 तो हमारा 17 तो 51 होता है, तो ये तो भैया अभाज्य है नहीं। 52 है नहीं। 53 क्या है, अभाज्य है कि नहीं है भैया? 53 अभाज्य हो गई। 53 है अभाज्य, देख लेना कहीं से नहीं कर रही होगी। तो 15 1 16, 54 हमारी कर रही थी, 55 कर रही थी, तो कितनी हो गई? 1 से 55 तक हमारी हो गई 16 अभाज्य संख्याएं। कितनी हो गई? 16 अभाज्य संख्याएं हो गई। तो ऐसे आप इससे याद कर लेंगे और आप बता सकते हैं। कभी भी 100 से ऊपर नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? अगर पूछेगा तो आपको काउंट करना पड़ेगा। 110 तक पूछ सकता है, 120 तक पूछ सकता है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम में पूछेगा नहीं। क्यों इसका लॉजिक नहीं होता कुछ। 100 तक का तो हमने बता दिया कि ये मोबाइल नंबर आप याद कर लेना और आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। और अब अगर आपसे कभी पहचानने के लिए बोलेगा कि बताओ निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, उसके लिए आगे हम आपको एक तरीका बता देंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो चीजें हुई हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसका अगला पार्ट फिर अगले वीडियो पे करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे आपको जो नई चीजें मिली हैं वो दूसरे लोगों को भी प्राप्त हो जाए। बस इसी के साथ धन्यवाद।